अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करते हैं हमेशा अच्छी सोच के साथ, अच्छी बात के साथ, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो अच्छा रहे। तो आज जो हम देख रहे हैं, जो कि करंट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि आखिरकार ये जो कोरोना है ये किस हद तक मुतासर कर सकता है हमें, हम कैसे बच सकें। तो हमें इन सारी चीज़ों पर इक़दामात करने की ज़रूरत है और साथ साथ अपनी सोच को पॉजिटिव और हेल्दी रखने की ज़रूरत है। हम जब बात करते हैं मुसलमान होने के नाते कि तो सबसे ज़्यादा इस्लाम वो मज़हब है जिसने खिदमत खल्क और सफाई पर जोर दिया है। अगर कोरोना के पस मंज़र में जाएं तो सबसे अहम बात ही यही है कि आपने अगर बचना है तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, इलाकों को साफ़ सुथरा रखना है और फिर जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरों का एहसास करना है, उनका भी ख्याल करना है, अपने इर्द गिर्द, अपने घर, अपने जो आसपास लोग हैं, बच्चों की सफाई सुथराई, तमाम चीज़ों का अपने ख्याल रखना है और ख़ुद से एहतियाती तदाबीर लेनी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना अखलाकियात की, इंसानों के हुकूक की, तो इस्लाम ने सिखाया कि सबसे पहले बंदे के हुकूक हैं, हुकूकुल इबाद हैं। तो जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमें उन सब के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो हमारे वालदैन हों, चाहे वो माँ बाप, वालदैन या माँ बाप हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, हमसाए हों। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ और मिसाल हमें आज दुनिया को देखने को मिली वो एक गैर मुस्लिम कंट्री से मिली। चीन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल रही और लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, विच वॉज़ वेरी इमोशनल, बहुत डीप वीडियो थी। क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में बहुत क्लियर मैसेज गया कि एक माँ अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही क्योंकि वो अस्पताल में काम करती है, पैरामेडिक स्टाफ में है, और उसने अपने आप को वॉलंटियर किया कि जो लोग अस्पतालों में मौजूद हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ और मैं उनका इलाज करूँगी। अपनी 8 साला बेटी को उसने बाप के पास छोड़ा, बाप उसको लुक आफ्टर करता रहा, उसकी देखभाल करता रहा और वो जो माँ थी वो अस्पताल में लोगों को सर्व करती रही, उनकी खिदमत करती रही ताकि लोग जल्द अज जल्द सेहतियाब हों, अपने घरों को जाएं। इतनी बड़ी कुर्बानी। माँ जो है वो बच्ची क्योंकि रोती रही, तड़पती रही कि माँ के साथ सोने की आदत थी, माँ के साथ जो है ना वो रहने की आदत थी। जब बहुत ज़्यादा मिस किया तो बाप उसे मिलवाने के लिए लाया, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में थी, क्वारंटाइन में थी, तो नहीं मिल सकती थी, हग नहीं कर सकती थी, दूर से जो है ना वो हग किया। तो ये जो है ना वो उसने एग्जाम्पल सेट की कि जनाब हम अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, अपनी भी सेफ्टी मेजर्स हमने लेनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों के लिए भी काम करना है। तो ये है वो मैसेज जो हमें बाहर की दुनिया से मिल रहा है, लेकिन ये हमारा असासा है, हमें इसको समझना है, दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को उनके हुकूक देने हैं। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार क्या होगा, हम कैसे बच सकेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहिए, सफाई सुथराई पर अपना फोकस रखिए और जो है ना इस दुआ करें अल्लाह ताला से कि हम और पूरी दुनिया इस जल्द अज जल्द इस वबा से, इस मर्ज से जान छुड़ा ले। तो बात करेंगे लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान हैं, उनको वेलकम करते हैं। लियाकत शाहवानी साहब, सबसे पहले तो कोरोना पे भी बात हो रही है, सारी चीज़ों पे बात हो रही है, बट इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि जहां हुकूमत इतने मेजर्स ले रही है, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद लोग इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं। अब ये जो जाली सर्टिफिकेट्स बना दिए, इसका नुकसान किसको है? उनको है, बाकी सारे लोगों को भी इफेक्ट कर रहे हैं। अब इन लोगों के लिए क्या हो रहा है, क्या किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे ये लोग, कहाँ हैं, कुछ एक्शन लिया गया इनके खिलाफ? देखिए, ये जो 5,500 से ज्यादा अफराद ईरान बॉर्डर पे हमने उनकी स्क्रीनिंग की है, उनमें 4,400 अफराद जो है वो ईरान के अफेक्टेड एरिया को टच करके आए थे, जिनमें ज्यादा तादाद ज़ायरीन की थी, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। 1200 ज्यादा अफराद ऐसे थे जिन्हें एल डिपार्ट वहां पे स्क्रीनिंग के बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू की गई और उनको जाने दिया जा रहा था। बाज़ जगह ये कंफ्यूजन हुई, चेक पोस्टों पे उन्हें रोका गया, उनके साथ सर्टिफिकेट भी थे,
लेकिन ये उनको ये नहीं पता था कि वहां से उनको परमिशन ग्रांट की गई है। तो इस तरह के कंफ्यूजन हुए हैं। कुछ जो ज़ायरीन जो एहतजाज कर रहे थे घर जाने के लिए बेचैन हो रहे थे, बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे। कुछ एक आज जो है वहां से एस्केप हुए थे, और जो एस्केप हुए थे उन्हें अगले चेक पोस्ट जो है वहां पे उन्हें डर लिया गया, और जो PCSIR कोयटा में जो हमारी क्वारंटीन की फैसिलिटी है उन्हें वहां पर शिफ्ट किया गया है। तो कोई एक शख्स भी अनडिटेक्टेड अनचेक वो कहीं जो है बलूचिस्तान के एरिया से बाहर नहीं जा सका है। तो अब ये जिन लोगों ने जाली सर्टिफिकेट्स बनाए थे, अब इनके बारे में क्या अपडेट्स हैं? इनको कोई पकड़ा गया है, कोई इनसे पूछगछ हुई है, इनके स्क्रीनिंग हुई है, इनकी क्या अपडेट्स है? देखिए 960 किलोमीटर बॉर्डर है। हमारे जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो हाई अलर्ट पे हैं। हत्तुल विसा ये कोशिश की जा रही है कि कोई इंटर ना हो। ताहम ये हमारे SOPs और डिसीजन में शामिल है। कोई एक शख्स भी अगर इलीगली इंटर होते हुए डर लिया गया है, पंजगुर ही में हमारे एक आइसोलेशन फैसिलिटी और एक क्वारंटीन सेंटर जो है मौजूद है, उनको क्वारंटीन सेंटर में ट्रांसफर किया गया है। उनकी कोई गाड़ियां इस तरह पकड़ी गई हैं तो उनको भी स्प्रे करके डिसइंफेक्ट किया गया है, और उसके बाद 14 रोजा क्वारंटीन मुद्दत पूरा करने के बाद फिर FIA जो उनकी जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे, और उनके बाद उनको परमिशन ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अब यही कहा था कि पंजगोर के रास्ते से, ईरान से पंजगोर और पंजगोर से पाकिस्तान लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी स्क्रीनिंग हो रही है और कोई भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। इस हवाले से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं और कर लिए गए हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब, कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ मामला ये भी है कि हमने पहले देखा कि सिंध में क्योंकि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो सिंध में स्कूल्स को बंद कर दिया गया। कराची में भी सूरत हाल यही रही, उस पर भी हमने बात की। पंजाब में भी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन खासे जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब ये भी कहा जा रहा है कि 40 करोड़ बच्चे वो स्कूल जाने से कासिर हैं। लेकिन बहरहाल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बच्चों की पढ़ाई का खुद ध्यान रखें, घर पे उनको एजुकेट करें, लेकिन और साथ साथ बाहर जाने से परहेज करें, क्योंकि हमने देखा है कि अब ना सिर्फ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बहस थी कि खाली स्कूल्स बंद करने से क्या होगा। शॉपिंग सेंटर्स लोग जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, सिनेमाज में जा रहे हैं, तो तमाम इन चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, इन्हें भी बंद कर दिया गया है। शादी हॉल्स में कोई तकरीब नहीं हो सकती, कोई बड़े बड़े इज्तिमात नहीं हो सकते, इस हवाले से भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनको वेलकम करते हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। वेलकम टू द शो मुसर्रत साहिबा। सबसे पहले एक तो तालीमी इदारे बंद हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अस्पतालों की सूरत हाल है, कहाँ कहाँ स्क्रीनिंग का प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ऐसा है कि पंजाब हुकूमत ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बवक्त जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स पे और जो इक़दामात हमने उठाए उसका अभी तक तो हम वो रिजल्ट्स गेन कर रहे हैं कि आप देखें कि अभी के टाइम तक पंजाब में कोई केस पॉजिटिव नहीं है, और हम फेडरल गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी जो कोऑर्डिनेशन थी तमाम सूबों के साथ, उस कोऑर्डिनेशन ने हमारे पूरे मुल्क के अंदर इस पैंडेमिक को जिस तरह से बाकी तमाम ममालिक में तेजी से इसका फैलाव हुआ, ये फैलाव पाकिस्तान में लकीली सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन उसमें जो कल बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने जिस दिन ये कोरोना वायरस फूटता है वहां पे चाइना में, फ्रॉम द नेक्स्ट डे CM साहब ने अपनी ज़ेरे सदारत अपनी निगरानी में एक बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी फॉर्म की, और टिल टुडे डेली बेसिस पे उस कमेटी की मीटिंग्स हुई। हमने तमाम ममालिक स्पेशली चाइना के साथ हम कोऑर्डिनेशन में थे,
हमने वायरोलॉजिस्ट, हमने जो एक्सपर्ट्स थे इस तरह की वबा से रिलेटेड, जिनकी जिस भी तरह की एक्सपर्टीज थी, हम वो हमारी इस कमेटी का हिस्सा थे। मिनिस्ट्रियल एक तो कमेटी थी और एक थी एक्सपर्ट्स कमेटी, और इस पूरी कमेटी ने एक जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था उसके बारे में डिसाइड कर लिया कि खुदा ना खास्ता कि अगर कितने नंबर ऑफ केसेस पे हमें लॉकडाउन करना है, कितने नंबर ऑफ केसेस में हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। और फिर प्रिवेंटिव में हमने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू की, जिसमें हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि मीडिया बड़ी जिम्मेदारी का रोल प्ले कर रहा है और हमें आगे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी है एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी। मुसर्रत साहबा, ये जरूर बताइएगा कि कितने आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं, कितने अस्पतालों में स्क्रीनिंग हो रही है, और साथ साथ कहां अगर केसेस रिपोर्ट होते हैं तो क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड्स। जी, मैं चाहूंगी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कीजिएगा मुसर्रत साहब। जी अच्छा, उसमें जी श्योर। अच्छा, उसमें बेसिकली शुरू में तो हमने कुछ हॉस्पिटल्स एलोकेट किए थे, लेकिन फ्रॉम नाउ पंजाब के DHQ लेवल के तमाम हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग तो हमने पहले से ही करा ली हुई है, किट्स हमने पहले से उनको तमाम DHQ हॉस्पिटल्स में भेजी थी। अब जितने भी पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं बिला तफरीक। एक ही लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें हम आर्मी के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प की। तो आज इस मुल्क के तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और हम मिलके एज ए पाकिस्तानी इसका मुकाबला करेंगे। आप स्क्रीनिंग का ये है कि हमारी हेल्पलाइन 1166 मौजूद है। जिसको भी फील हो, ये सिम्टम्स लगे कि कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो वो प्लीज इस हेल्पलाइन से राब्ता करें। वो स्क्रीनिंग के लिए अपने आप को अपने जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहां पे रुजू करें। और दूसरी रहेगी बात कि अननेसेसरी, अगर आप मुझे अलाउ करें, अगर इसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया तो मैं कुछ और चीजें शेयर करना चाहूंगी अपनी आवाम के साथ कि तमाम गवर्नमेंट अस्पतालों में स्क्रीनिंग का अमल हो रहा है, आप कह रही हैं? DHQ लेवल के हॉस्पिटल्स में एंड बड़े शहरों के तमाम हॉस्पिटल्स में। ओके। अच्छा, रिमोट एरियाज के हवाले से बताइएगा कि वहां पर किस तरह से गैदर कर रहे हैं, वहां कैसे काम हो रहा है लाहौर के अलावा बाहर? रिमोट एरिया को मैंने बताया, दोबारा बता देती हूँ। DHQ हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसे इकदाम लिए हुए हैं कि खुदा ना खास्ता कि अगर जैसे हेल्पलाइन तो पूरे मुल्क में काम कर रही है, इट्स नॉट अबाउट पंजाब, इट्स नॉट अबाउट, ये पूरे मुल्क की ये एक ही हेल्पलाइन है, राइट। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने पैरेलल अरेंजमेंट्स की हुई हैं कि जहां से भी कोई केस रिपोर्ट हो और अगर खुदा ना खास्ता कुछ एरियाज ऐसे हों कि उस तरफ ज्यादा टेंडेंसी हो, तो वहां की हमारी फिर हम वी हैव दैट कैपेसिटी। इसमें आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी आइसोलेशन वार्ड बनाई हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात नहीं हो रही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और हम हर हॉस्पिटल के साथ ऑन बोर्ड है। ट्रेनिंग, चूंकि शुक्र खुदा का कि पाकिस्तान पहुंचने में ये जो डिले आया है ना, उसकी वजह से हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी हुई है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि इसमें हॉस्पिटल्स की तादाद पे मत जाएं, इसमें हम अपने आप को कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स को अपना के हम इस पेंडेमिक का, इस एपिडेमिक का मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि जब भी आप लोग अपने घरों में एंटर हो, अपने घर की एंट्रेंस पे प्लीज सारे लोग सैनिटाइजर रखें। अगर हमने हैंड वॉश भी करने हैं तो तब तक, अगर हम वॉशरूम तक जाएंगे तो हम अपने घर को, अगर हम ये वायरस कैरी करके आए हैं तो हम किसी न किसी जगह को टच करेंगे। बिफोर यू एंटर योर होम, अपने घर के बाहर जो भी आपकी मेन फर्स्ट एंट्री पॉइंट है वहां पे सैनिटाइजर जरूर रखें। एक तो ये बात। दूसरी ये कि अपने ऑफिस के एंट्री पॉइंट पे, अपने रूम्स के एंट्रेंस पे आपके पास होने चाहिए। दूसरी, बार बार हाथ धोएं, बार बार वुजू वाला प्रोसेस करें, गर्म पानी लें, वार्म चीजें लें, ठंडी चीजें और सिट्रस और योगर्ट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। और ज्यादा से ज्यादा वार्म चीजें, छोटे बच्चों एंड बुजुर्गों को गर्म दूध और साथ उसके अगर फिश और कोई डाइट को। और एक मेरा मैसेज ये भी है कि इस प्रोसेस के दौरान अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। डाइटिंग वगैरह जो लोग कर रहे हैं वो मत करें। और साथ जिसको भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें और सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई, और वो जो सैनिटाइजेशन वाली बात है कि अपने घरों के बाहर रखें, वेरी गुड थिंग।
थैंक यू सो मच मुसर्रत साहबा, अच्छा काम हो रहा है। तमाम कौम को इकट्ठे होने की ज़रूरत है ताकि इसका लड़कर सब मुकाबला करें और इस वबा को दूर करें। आगे बढ़ते जनाब, कोरोना की ही हम बात कर रहे हैं, तो जहां सेफ्टी मेजर्स आपने लेने हैं, मास्क पहनने हैं, सैनिटाइजेशन करनी है और अपना ख्याल रखना है, ग़िज़ा का ख्याल रखना है, तो साथ साथ ख़वातीन चूँकि बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करती हैं, अभी नज़ला, खांसी और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तो मेकअप ब्रशेज़ वगैरह जो मेकअप टूल्स हैं वो खुदा के लिए उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें, उनको वॉश करें और एक दूसरे के मेकअप, लिपस्टिक्स, ब्रशेज़, टूल्स, नेल कटर्स, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। इससे होगा क्या, एक दूसरे के जर्म्स ये डायरेक्टली इन्फ्यूज़ होती हैं चीज़ें आँख के थ्रू, नाक के थ्रू, लिप्स के थ्रू, तो आप ये सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड चीज़ें होती हैं, इनको तो वैसे भी एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अभी हालात बहुत ज़्यादा संगीन हैं। बहन भाइयों के मेकअप्स भी इस्तेमाल ना करें। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर आदिल हैदर साहब मौजूद हैं जो कि डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एंड कम्युनिटी हेल्थ साइंस हैं। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है आदिल साहब? वेरी गुड। तो आदिल साहब, सबसे पहले ये जो मेकअप टूल्स हैं ये कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं ख़वातीन के लिए, और ये जो वायरस इस वक्त है, ये जो बीमारियां फैली हुई हैं, नॉट ओनली कोरोना लेकिन वैसे भी, ये कितने हार्मफुल होते हैं? जी देखें, ये जो खासतौर से कोरोना वायरस और बाकी भी काफ़ी वायरस ये फैलते हैं ड्रॉपलेट से, यानी कि अगर हम खांसें तो ये 3 फीट तक दूर चले जाते हैं। ठीक है। अब उसमें से कोई भी अगर उसमें वायरस हो, अगर आप कोई भी मेकअप का सामान या कोई और भी चीज़, आप खाने पीने के अशे वगैरह, अगर वो आप एक दूसरे का इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली उससे वो एक दूसरे पर ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं मेकअप की, बट नॉट जस्ट मेकअप, बाकी और चीज़ें जो भी आदमी अपने मुंह वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे से शेयर नहीं करने चाहिए इस वक्त। ठीक है। अच्छा, जो साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि लिपस्टिक्स वगैरह एक तो इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरी तरफ ऑफिस में बड़ा जो है ना वो आपस में मिल रहे होते हैं लोग। अभी ये भी कहा जा रहा है कि हाथ मिलाने से परहेज करें, तो वो वाली चीज़ें किस हद तक हमें करनी है या उनको किस हद तक आप कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, जो ये वायरस है ना, ये जैसे मैंने कहा कि ये 3 फीट तक दूर जाता है ना, ये जाके सर्फेसिस पे, चीज़ों पे, मेज़ों पे, डेस्क पे जाके चिपक सकता है कुछ देर के लिए। इसलिए आप अगर उस पर हाथ लगाएं, फॉर एग्जांपल किसी डेस्क पे, फिर उसके बाद आप जाके आप किसी और से हाथ मिलाएं, ठीक है, तो फिर वो वायरस इस तरह से फैल सकता है। इसलिए लोगों से हाथ मिलाने पे कह रहे हैं कि अब कम करें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर यूज करें, ये सब चीज़ें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वायरस बहुत चिपका सा वायरस है और लोगों को इस तरह से फैल सकता है हाथ मिलाने से। और आसान काम ये है कि आप पुराने ज़माने में जैसे लोग आदाब करते थे इस तरह से करें आप। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये ड्राइविंग करते हैं जब हम, तो स्टीयरिंग पे हमारा हाथ होता है, फिर उतर गए, फिर दोबारा आ गए, तो ये सफाई किस हद तक रख सकते हैं? उसको क्या सैनिटाइज करें, साफ करें, या उसमें कोई कंटेमिनेशन के वो नहीं है क्योंकि गाड़ी बंद होती है? देखें, अगर आप कोई कमर्शियल काम करते हो, जो एक गाड़ी जो बहुत सारे लोग चलाते हो, उसको तो डेफिनेटली सैनिटाइज करना चाहिए बिटवीन ड्राइवर्स। अगर ये आपकी अपनी गाड़ी है तो उसको दिन में 1 आध मरतबा सैनिटाइज करना अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी में के साथ जा रहे हैं किसी गाड़ी में, और अगर आपके जानने वाले हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई बुखार है आपको, ये अगर आपको कोई सिम्टम्स है कोरोना के, तो उस पर हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और अगर किसी को ये मसले हैं तो उनसे कम से कम 3 फीट तक ये जाता है तो कम से कम 6 फीट दूर तक रहना चाहिए। ठीक है। तो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस मेकअप प्रोडक्ट्स में कैसे कर सकते हैं? ब्रशेस की कैसे सफाई कर सकते हैं? इन चीज़ों पर किस तरह वॉश कर लें, इनफ है? देखिए, एग्जैक्टली अब मेरे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके पास ये मेकअप ब्रशेस होती हैं, इनको किस तरह से एग्जैक्टली क्लीन किया जाता है, ये तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि इसको आप किसी प्रॉपर एक्सपर्ट से पूछें, क्योंकि ये ब्रशेस काफ़ी कुछ महंगे भी होते हैं, ये पानी में डालने से ख़राब भी हो सकते हैं, वो तो इनका खास ख्याल रखें। सैनिटाइज करने का तरीका जो है वो आपको जरा देखना पड़ेगा। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सर्जन हूँ। अच्छा, ये भी बताएं कि बहुत सारी जो ना खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये टोटका इस्तेमाल कर लें, प्याज का, लहसुन का कुछ समथिंग, किसी का पानी, किसी का कोई पेस्ट, ये सारी चीजें कारामद हैं किस हद तक? देखिए, अगर इंफॉर्मेशन लेनी है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो सोर्सेज उससे लीजिए, US के फॉर एग्जांपल CDC वगैरह इस तरह के सोर्सेज से लीजिए। आप हमारे आगा खान के वेबसाइट पे आइए, हमने काफ़ी चीज़ें पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए दी हैं। बड़े दूसरे अस्पताल जो हैं, शौकत खानम, डाउ यूनिवर्सिटी, उनके चीज़ों पर जाके उन पे अमल करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं देख रहा था कि किसी ने अनाउंस किया कि कोई टेस्ट है जो कि कम पैसों में होता है, वो ब्लड टेस्ट है, वो कोरोना के बारे में बताया था। वो बिल्कुल नॉट ट्रू है। ठीक है, इस वक्त जो कोरोना का जो टेस्ट होता है वो नेज़ोफेरेंजियल स्वाब से होता है। ठीक है, तो ये जो ब्लड टेस्ट की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
इसलिए जो इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया बहुत आसान है, मगर इंटरनेट यूज़ करना भी बहुत आसान है। और जो क्रेडिबल नोन जगहें हैं, जो पता है कि सालों से प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उन्हीं सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने जो है वाकई अफवाहों पे कान धरेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। शुरू में बात भी यही हुई कि इतने केसेस नहीं थे, लोगों ने अफवाहें फैला दी, एकदम से कियोस और पैनिक फैल गया। तो हमने खुद काम रहना है और खुदा के लिए लोगों को गलत मशवरे ना दें, खुद भी जो है ना वो रिसर्च करें, चीज़ों के बारे में पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। हमें यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जनाब, अब हम बात करेंगे कि नौकरियों का एक बड़ा मसला है, और नौकरी कोई भी हो, हर कोई ये चाहता है कि जनाब सरकारी नौकरी हो जाए तो क्या ही कहने, और किस तरह जो है ना वो मिल सकती है। बेरोजगारी एक बड़ा मसला है जिसके पेश नज़र हम देखते हैं कि लोग नौकरियां तलाश करना चाहते हैं, अखबारों में नौकरियां ढूंढते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती। कुछ लोग एप्लीकेशंस जो है वो ढूंढने में ही उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कहाँ से कौन सी जॉब हमें मिल सकती है जो कि हमारी एजुकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो। तो ये मालूम करना एक बड़ा मसला है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन आ गया, और वो सॉल्यूशन ये है कि अब जॉब पोर्टल बनाया जाएगा जनाब, और ये वफाकी हुकूमत की जानिब से नेशनल जॉब पोर्टल बनाने का फैसला किया गया है। होगा कुछ यूँ कि इस जॉब पोर्टल के ऊपर जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी वो अपलोड कर दी जाएंगी, और जो इश्तिहारात देखना पड़ते थे, लोग परेशान होते थे कि जनाब हमें तो पता ही नहीं चला कि कब ये अनाउंस हुआ और नौकरी हाथ से निकल गई। तो अब ये मसला कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो क्योंकि इश्तिहारात में भी होता है कि अखबार बाद में देखा, जो डेट्स थी वो डिले हो गई। आखिरकार इसमें क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा कि किस तरीके से ये पोर्टल काम करेगा। हमारे साथ शबात अली शाह साहब मौजूद हैं, जो कि CEO हैं NITB से, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। उनको वेलकम करते हैं। तो शबाज साहब, सबसे पहले ये पोर्टल कैसे काम करेगा और कब से जो है ना ये एक्सेस होगी इस पर लोगों को? जी, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही इस पे फैसला किया है कि हम एक नेशनल लेवल पे जॉब पोर्टल बनाएंगे। देखें, आप दुनिया में चाहे आप पब्लिक सेक्टर की रिक्रूटमेंट कर रहे हो या चाहे प्राइवेट सेक्टर की रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब बन चुका है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का ज़माना है, लोगों को इंटरनेट के ऊपर एक्सेस है, वेबसाइट्स पे एक्सेस है। लोग चाहते हैं कि एप्लीकेशंस, जॉब स्पेशली रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशंस जो हैं उनकी एक्सेस उनको रेडिली मिल सके, ताकि एंड टू एंड एप्लीकेशन सबमिशन से लेके प्रोसेसिंग से लेके उसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो उनको कम्प्लीटली विजिबल हो इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर। तो हमने अब कोशिश हम ये कर रहे हैं, अगले तकरीबन 2 महीने के अंदर we would try to roll out the first prototype of government national level job portal, जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं एटलीस्ट फेडरल लेवल की, वो सब अपनी जॉब जो है वो पोस्ट कर सकेंगी। एप्लीकेंट जो हैं वो ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकेंगे और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकेंगे। और जैसे ही वो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उनको नजर आएगा कि उनको फीडबैक मिलेगा इमीडिएटली कि उनको एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो जारी है। ठीक है, तो शहबाज साहब, ये वेबसाइट के थ्रू होगा या कोई एप्लीकेशन वगैरह भी होगी ताकि लोग अपने मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में उसको रखें, नोटिफिकेशन भी आ जाए कि एक नई जॉब आ रही है तो पॉपअप हो जाए, समथिंग लाइक दैट? जी बिल्कुल, आप उसमें हम सिटीजन्स को ये फैसिलिटी भी देंगे कि वो अपने ईमेल के थ्रू एक आइडेंटिटी जनरेट करें और उस आइडेंटिटी के ऊपर की बेस के ऊपर वो उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स मेंटेन करें। और हम उनको ये भी फैसिलिटी देंगे कि अगर वो चाहें तो अपनी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नई एप्लीकेशंस जो कि पोस्ट की जाती हैं डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उनको उनकी इंटीमेशन भी होती जाए। साथ साथ जो भी उनका इंटरेस्ट सेगमेंट होगा उस इंटरेस्ट सेगमेंट के बेस पे उनको नोटिफिकेशन मोबाइल फ़ोन पे भी मिलती रहेगी। अगेन
जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है, पीएम का जो विजन है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल होनी चाहिए। हमारी ई गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव यही है। सही। तो शहबाज साहब, ये सिर्फ ओनली फेडरल लेवल पे होगा या फिर प्रोविंसेस को भी इसमें शामिल किया जाएगा? प्रोविंशियल लेवल पे भी हम देखेंगे कि वहाँ से भी मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करके वहाँ पे भी जॉब्स अवेलेबल होंगी, या सिर्फ ये फेडरल लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हैं? जी हाँ, हम लिमिट बिल्कुल नहीं करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट पे तो हमें ये इनिशिएटिव हम ले ही रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में तकरीबन 44 to 45 मिनिस्ट्रीज हैं। इनको तो हम इस जॉब पोर्टल पे लेके आएंगे ही, लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग टू लिमिट इट टू द फेडरल लेवल। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड इट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑल्सो। मेरा ख्याल है कि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा कि हम सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करें, वो अपने एप्लीकेशंस इस पोर्टल पे होस्ट करें, तो इट्स गोना बी अ वेरी गुड सोल्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एट लार्ज। ठीक है शहबाज साहब, अच्छा ये अभी सिर्फ ओनली गवर्नमेंट सेक्टर को एड्रेस करेगा ये पोर्टल, या प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें किसी हद तक इन्वॉल्व होंगे? देखिए, पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट सेक्टर को एड्रेस करना। आप देखें कि एक और बड़ा एक प्रॉब्लम एरिया है रिक्रूटमेंट साइट के ऊपर, कि आप जब मैनुअल प्रोसेसेस इनिशिएट करते हैं, अखबार के जरिए आप ऐड देते हैं और अखबार के जरिए आप एप्लीकेशन और उस ऐड के थ्रू आप एप्लीकेशंस फिजिकली रिसीव करते हैं, तो एक बहुत सारी कंप्लेंट्स पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल्स पे हम ये भी रिसीव करते हैं अपने सिटीजन से कि जी प्रोसेस के अंदर हमारा ख्याल था कि हम तो मेरिट के ऊपर हैं, और हमने फ़ोन करके जब मालूम किया तो पता चला जी हमारी एप्लीकेशन चल रही है, और सडनली जो है वो एट द एंड ऑफ द डे सडनली उस पर रिक्रूटमेंट किसी और की होगी। तो होता ही इसमें ऐसे है कि कई दफ़ा हमारे जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इन्फ्लुएंस भी कई दफ़ा किया जाता है। तो एक दफ़ा सिस्टम डिजिटाइज हो जाए, उसका एक प्रोसेस बन जाए और वो प्रोसेस ट्रैक हो रहा हो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो, तो आप ये सिफारिशात मुख्तलिफ किस्म की जो आती हैं दरमियान में प्रोसेस की, उसको भी आप बड़ी इजीली मिटिगेट कर सकते हैं। वो भी एक रिस्क है जो कि हम वी आर ट्राइंग टू मिटिगेट इट थ्रू अ डिजिटल सिस्टम फॉर जॉब पोर्टल। जी चले, तो किसी हद तक जैसे हम दुनिया भर के ममालिक में देख रहे हैं कि उनके ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से डेजिग्नेटेड, तो पाकिस्तान का भी अब नेशनल जॉब पोर्टल बनने जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। शहबाज साहब, आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, गुड लक टू यू, और जल्द अज जल्द हम ये देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबल होंगे ये पोर्टल और उसको लोग एक्सेस कर सकेंगे। 2 माह का भी रिसेंटली टाइम दिया गया है, उसके बाद ये चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शहबाज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, जहां हम नौकरियों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान इसी वजह से हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं है और गवर्नमेंट की नौकरी हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो जनाब, अब लोग करें क्या आखिरकार? इतनी पढ़ाई की है, इतने क्वालिफाइड लोग हैं, इतने हुनरमंद लोग हैं, लेकिन जो है ना वो घरों में बैठे हुए जंग लगा रहे हैं अपने हुनर को, अपनी तालीम को। तो ख़ास तौर पर ख़वातीन या जो रिटायर्ड लोग हैं वो किस तरीके से जो है ना वो घरों में बैठकर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की पहली फ्रीलांसिंग वेबसाइट की बानी है और साथ साथ लर्निंग सेंटर की भी फाउंडर हैं। सो वेलकम करेंगे डॉक्टर नौशीन को। डॉक्टर नौशीन, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बड़ा अच्छा जो है इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान की अपनी एक पहली आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट इंट्रोड्यूस की है। क्या है ये, कैसे काम कर सकते हैं उस पर, कौन लोग आके इस पर जो है वो अपना साइन अप वगैरह कर सकते हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे मुल्क में जो है वो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और घर पे बहुत सारी ख़वातीन बैठी हैं जिनको काम करना है, बहुत सारे रिटायर्ड अफसर ऐसे बैठे हुए, रिटायर्ड लोग बैठे हुए जिनको काम करना है, और ये भी है कि कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए उनकी एक आमदनी पूरी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। उन सब के लिए हमने ये पोर्टल निकाला है। उसके अंदर हम जॉब ऑनलाइन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि लोग घर से बैठ कर काम कर सकते हैं। और उसके उस पोर्टल में हम लोगों ने उसमें हमने जॉब्स रिलीज़ की हैं, ऑनलाइन जॉब्स भी हैं और लर्निंग सेंटर भी है। तो जिनको
काम ऑलरेडी आता है फ्रीलांसिंग का, वो हमारे पोर्टल पे बैठकर आराम से घर से बैठकर काम कर सकते हैं। और जिनको काम नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और उनको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज़ भी, अब कोरोना की जैसे आप पहले फर्स्ट हाफ में बात कर रही थी, अब स्कूल्स बंद हैं और कॉलेजेस बंद हैं और हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन हमारे कोर्सेज घर बैठ के पढ़ सकते हैं। जबरदस्त जी। तो ये जो लर्निंग सेंटर है वो कौन कौन से कोर्सेज सीधा करवा रहा है? जी बिल्कुल, तो हमारे पास कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, हमारे पास ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, वी हैव वीडियो एनिमेशन, हमारे पास फ्रीलांस ट्रेनिंग कोर्स मौजूद है। फ्रीलांस ट्रेनिंग कोर्स को लेकर ना सिर्फ आप होमवर्क की वेबसाइट पे काम ले सकते हैं, बल्कि बाहर के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, freelancer.com हो गया, यहाँ पर भी आप काम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क पाकिस्तान ये दोनों चीजों का नाम है, वेबसाइट और लर्निंग सेंटर। बिल्कुल, तो हमारी दो साइड्स हैं होमवर्क पाकिस्तान की, एक लर्न और एक अर्न। हम लोगों को सिखाते भी हैं कि काम कैसे करना है और दूसरी तरफ हम लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। सही, तो खवातीन के लिए खास तौर पर कौन कौन सी चीजें हैं वो कर सकती हैं लर्निंग के हवाले से भी और अर्निंग के हवाले से भी, आपका पोर्टल या आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल करके? देखिए, ये सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। खवातीन हमारे पास ऐसी भी हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो कंटेंट राइटिंग कर सकती हैं, जिनकी डिजाइन स्किल्स अच्छी हैं वो ग्राफिक डिजाइन कर सकती हैं। बहुत सारी हमारे पास ऐसी भी खवातीन आई हैं जो कि बहुत अच्छी स्केचर या पेंटर हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ, मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि आप अपनी उस स्किल को ट्रांसफर करें ऑनलाइन स्किल के अंदर। तो ग्राफिक डिजाइन अगर आप सीख लें तो यू कैन ईजिली सेल इट ऑनलाइन। सही। अच्छा, फ्रीलांसिंग की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीलांसिंग की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मौजूद हैं, फ्रीलांसर्स वगैरह, तो उस पर लोग ऑलरेडी पाकिस्तान के भी काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो उनको जो मुश्किलात होती हैं फ्रीलांसर्स को, वो सबसे ज्यादा ये है कि वो पैसों का जो लेन देन होता है उसमें बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि कैसे होगा। तो ये क्या मैकेनिज्म है आपके पोर्टल पे? बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे मुल्क के अंदर अभी लोग फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त 4th रैंक करता है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर, मगर उसके बावजूद लोगों के अंदर एक झिझक है कि हम अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, बाहर से पैसे कैसे मंगवाएंगे। तो हमारे पोर्टल के अंदर व्हाट वी डू इज, हम क्लाइंट से पैसे लेते हैं, वो जब तक आपके अकाउंट में नहीं आते, जब तक हम होमवर्क पे शो नहीं करते, जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पोर्टल पे आपको जब कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो बायर के पास नहीं जाए, सेलर के पास नहीं जाएगा, वो हमारे होमवर्क के अकाउंट के अंदर रहेंगे, वो पैसे आपको शो हो जाएंगे। जब आपने काम डिलीवर कर दिया तो होमवर्क सारे पैसे आपको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। तो पाकिस्तानी बैंक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं या फिर इंटरनेशनल जो है ना वो पाकिस्तानी बैंक इस्तेमाल होते हैं और इंटरनेशनल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कितनी बड़ी मार्केट है फ्रीलांसिंग, क्योंकि अब ज्यादातर हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो इस मार्केट को कैसे एड्रेस कर सकते हैं लोग अभी, क्योंकि यही ना बहुत झिझकते हैं कैसे होगा। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 लाख फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, मगर मुझे लगता है कि इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्पेशली एबल्ड अफराद हैं हमारे पास अपनी टीम के अंदर 7 डेफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स काम करते हैं, माजूर अफराद हैं जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो होम बाउंड हैं, वो सब इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास घर पर बैठी हुई ख़वातीन हैं, बच्चों के साथ काम कैसे मैनेज करें तो वो आराम से रजिस्टर कर सकती हैं। स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर कर सकते हैं और वो अपना काम कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स होते हैं, और जिनको काम नहीं भी आता वो सिंपल डेटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं, PDF पे काम कर सकते हैं। ये सारे वो काम है जो वो कर सकते हैं। तो अभी तक कितने आपके जो पोर्टल के थ्रू फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, और फिर उनकी अर्निंग रेंज क्या है कि कम से कम फॉर एग्जांपल 2000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का काम हो रहा है या इससे ज्यादा? तो मैं चाहूंगी कि वो ब्रैकेट भी लोगों को दें। बिल्कुल, इस वक्त हमारे पास हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर 3000 फ्रीलांसर्स लिस्टेड हैं और पाकिस्तान भर से है। पाकिस्तान भर से, बिल्कुल पाकिस्तान भर से, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो छोटे छोटे टाउन से रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा अभी हमने काफी सारे लोगों को जॉब्स दी हैं, बिकॉज कंपनीज ने रजिस्टर कराया है, वो भी चाहती हैं कि किसी फ्रीलांसर को जॉब दें, और हमने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस की हैं। तो रिसेंटली हमारे पास कुछ लोगों ने 20,000 रुपये भी अर्न किए हैं, कुछ लोगों ने 30,000 रुपये भी अर्न किए हैं, और वो छोटा छोटा स्टार्ट करके काफ़ी सारी जॉब्स को हासिल करके अपने आमदनी को 50,000 से लेकर 3 लाख तक कर सकते हैं। तो ये होमवर्क जो था आपका, ये फ्रीलांसिंग का आपने बताया, लर्न, ये बनाने का आपका आइडिया कैसे आया? क्या सोच थी दिमाग में कि बस मुझे ये करना है? ठीक है, तो इसका क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं। मैं PhD डॉक्टर हूँ। Yes. So not a medical doctor. PhD आपकी जो है वो क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी? मैंने PhD किया है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से। Okay. तो मेरा असल में जो कॉन्सेप्ट था हमारा, मैंने 2009 में अपनी कंपनी में UK में थी 7-8 साल, और मैंने वहीं से अपना मास्टर्स किया, वहीं से अपना PhD किया। तो 2009 में मुझे PhD की स्कॉलरशिप नहीं मिली, और जब वो मुझे नहीं मिली तो मैंने सोचा मैं अपनी फ़ीस को कैसे पे कर सकती हूँ खुद से। और उस वक्त मैंने एक लैपटॉप, मेरे हस्बैंड ने और मैंने 2 लैपटॉप्स और एक सोफ़े से अपना काम स्टार्ट किया घर से। और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, 3 साल में मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम ये काम नहीं मिली आपको? जी, स्कॉलरशिप नहीं मिली थी।
जब मैं ये काम कर सकती हूँ घर से बैठकर, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। और इसी सोच को लेकर हमने फिर होमवर्क स्टार्ट किया पाकिस्तान आकर। जबरदस्त। तो पाकिस्तान जब लोग बाहर चले जाते तो वापस नहीं आना चाहते और कहते हैं कि जब हम मुल्क से बाहर चलेंगे तो वहीं सर्व करें। तो पाकिस्तान आने का मकसद क्या था, ये पोर्टल वगैरह डिजाइन किया तो क्या सोच थी आपकी इसके पीछे कि मुझे क्यों पाकिस्तान आना है और ये काम करना है? देखिए, हमसे ये सवाल बहुत लोगों ने करा है कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आ गए, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी। और मेरा हमेशा से जवाब ये होता है कि क्यों नहीं आए, ये हमारा मुल्क है और हमें ही इसको बनाना है। और मेरे जैसे लोगों की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है किसी और मुल्क से। तो जब वापस आकर मैं अपने मुल्क के अंदर डिफरेंस पैदा कर सकती हूँ तो किसी और मुल्क में रहने की क्या ज़रूरत है। सही। तो जो काम आप कर रही हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है ओवरऑल? देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत ओवरवेलमिंग है, बिकॉज हर किसी को काम करना है। मगर एक छोटा सा जो यहाँ पर हमारे पास मसला आता है वो ये कि लोगों के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए काम करने का। और सलाहियत तो है हमारे पास, मगर स्किल सीख लेना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। काम को टाइम पर डिलीवर करना, काम के लिए कमिटमेंट शो करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग के लिए हमेशा लोग ये कहते हैं कि आप घर से बैठ के कभी भी काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। असल में फ्रीलांसिंग के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह आपको किसी भी और जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सही बात है। तो ये जो आपके लर्निंग वाला प्रोसेस है आपका कि लोग स्किल सीख सकते हैं, काम सीख सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है क्या? कितने टाइमिंग्स का कोर्स होता है? ऑनलाइन सारी क्लासेस होती हैं, कुछ महीने लगते हैं, क्या उसका ओवरऑल? तो हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन भी है और ऑन साइट ऑन कैंपस भी। हमारा कैंपस जो है फेडरल बे एरिया में है इस वक्त, उसमें हमारे 3 महीने के कोर्सेज होते हैं जो ऑन कैंपस होते हैं। हर महीने की फीस जो है वो 6,000 रुपये है और वो 3 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाता है। जो ऑनलाइन हमारा कोर्स है उसकी फ़ीस आई थिंक 9,000 रुपये से या 8,000 रुपये से स्टार्ट होती है। उसमें दो वेरिएशंस हैं। एक के अंदर आपने कोर्स ले लिया और आप अपनी मर्ज़ी से जब भी चाहें आप पढ़ के सबमिट कर काम देख सकते हैं। और दूसरा होता है असेस्ड बेस, जिसके अंदर आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है जो आपका काम असेस करेगा और फिर आपको ग्रेड देगा, रैंक देगा और फिर आपका काम असेस करेगा। तो 2 तरह के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, हमारी यूथ खास तौर पर पढ़ रही है, बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं या अपना जो है ना वो कुछ एक्सपेंसेस निकालना चाहते हैं। तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, नाकारा बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगी कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो मैंने यूथ में देखा है और बाकी लोगों के अंदर भी देखा है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। Exactly. और हमारे पास प्रॉपर करियर मेंटरिंग नहीं होती है। तो अपना इंटरेस्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपना मकसद, अपना इंटरेस्ट मिल जाता है, उसके बाद उस डायरेक्शन में काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मेरा कहने का सिर्फ एक पॉइंट ये है यहाँ पर कि आप अपना पहले इंटरेस्ट ढूंढिए, अपना इंटरेस्ट खोजिए। और इंटरेस्ट ढूंढने का तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ ट्राई करके देखिए। जब आप कुछ ट्राई करेंगे, कोई भी फील्ड, कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स आप ट्राई करेंगे और अगर आपका शौक उसमें नहीं डेवलप हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये मुझे नहीं करना। और इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट राइटिंग लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, राइटिंग हम नहीं कर सकते, मगर फिर उसके बाद वो डिज़ाइन में चले जाते हैं। तो एटलीस्ट उनको ये पता चल जाता है कि वो अच्छा ठीक है, डिज़ाइन हमारे लिए थी, या डिज़ाइन ले लिया और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, डिज़ाइन हम नहीं कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, उसके बाद उसको सीखने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। अब हमारे ही नहीं, बहुत सारे कोर्सेज, अब हुकूमत की आपने बात की, हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया डिजी स्किल्स के नाम से। वहाँ पर कोर्सेज फ्री हैं, आप फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पढ़ने की एक आपके अंदर चाह होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। और एंड में अगर आप घर में फारिग है तो सिर्फ आपका टाइम ही जा रहा है, इसके अलावा तो आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। जब आपने वो चीज़ सीख ली तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ना सिर्फ हमारे बल्कि जो बाहर के भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ट्राई करके देखें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, काम कैसे मिलता है, काम कैसे नहीं मिलता, और उस वक्त को यूटिलाइज कीजिए। बाहर आप रही हैं, पढ़ा है आपने, यूके और पाकिस्तान की यूथ में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? कितने पैशनेट हैं, नहीं हैं, टैलेंटेड हैं? डिफरेंस कुछ बताइए। देखिए, यूके और पाकिस्तान की यूथ में काफ़ी फ़र्क है जो मैंने देखा है। हमारे यहाँ लोगों में चाह है करने की, मगर उनके अंदर मैंने देखा है कि कहीं झिझक है, कहीं पर मोटिवेशन की कमी है। और मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों है। बाहर लोग कुछ जो करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं और वो एटलीस्ट ट्राई करते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फेल होने से घबराते नहीं है। और हमारे यहाँ शायद सोसाइटल प्रेशर हमारे पास इतना होता है कि अरे अगर ये कर लिया हमने और अगर हम फेल हो गए तो फिर क्या होगा। एग्जैक्टली और ये भी बात है कि फेलियर जो है ना वो सक्सेस की तरफ पहली सीढ़ी होता है। आपको तो फेलियर से कभी नहीं घबराना। हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में फेल हुए होते हैं, तो आज किसी मकाम पर पहुंचने के लिए आपको घबराना नहीं है, अपना काम करते रहना है। सो आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आगे इसको बढ़ाइए। और पाकिस्तान के जैसे आप सर्व करने की बात करती हैं तो हर कोई अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप भी घर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, उठें और कुछ अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। इसी नोट के ऊपर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी इंस्पिरेशनल प्लेयर से जो कि पाकिस्तान में एक अनोखा काम कर रही हैं, और आपको बताएं कि शाज़िया शब्बीर हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि पाकिस्तान में पहली रग्बी प्लेयर हैं। इनका ताल्लुक लोधरा से है और बड़ा एक मुश्किल खेल है। बड़ा अनोखी सी बात है कि पाकिस्तान में क्योंकि रग्बी का इतना कोई जो है ना वो स्कोप भी नहीं है, लोग खेलना भी पसंद नहीं करते। तो शाज़िया को रग्बी का ख्याल कैसे आया? रग्बी के फ़रोग के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। फिर पहली रग्बी टीम जो है वो भी लोधरा से ही बनाई गई है, और जिसने बरतानवी हाई कमीशन की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हिस्सा भी लिया। तो बड़ा ज़बरदस्त है कि पाकिस्तानी जो लड़कियाँ हैं उन्होंने रग्बी में एंट्री दी है, और कितना काम हो रहा है शाज़िया से जानेंगे। तो शाज़िया, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि रग्बी खेलने का ख्याल कैसे आया? शौक था या किसी को देखा? कौन इंस्पिरेशन है आपकी? जी, ये ना शौक तो मेरा था स्टार्ट से। मैं बहुत ज़्यादा ना गेम्स करती थी, तो ये मेरा इंस्पिरेशन ये हुआ कि मैं ना कॉलेज में गई हुई थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि ट्रेनिंग हो रही थी रग्बी गेम की। तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं सब गेम्स करती हूँ, ताइक्वांडो भी खेलती हूँ, हॉकी भी खेलती हूँ। जब मैंने इसको देखा तो मेरा शौक बढ़ा। तो मैं गई, परमिशन ली, मैंने वहाँ पर खेला स्टार्ट किया, तो काफ़ी अच्छी रही हमारी ट्रेनिंग। तो इस तरह से मेरे रग्बी खेलने का आगाज़ हुआ। सही। तो लोधरा में भी आपने एक टीम बनाई है, वो पहली रग्बी टीम है। उसमें कैसे ट्रेनिंग देती हैं, कहाँ सिखाती हैं लड़कियों को, और वो कितना इंटरेस्ट लेती हैं? लोधरा में हमारा खुद ग्राउंड है रग्बी का, तो परमिशन ली हुई है, वहाँ पर हम सिखाते हैं। वहाँ पर फुल सिक्योरिटी होती है, बच्चे वगैरह को पेरेंट्स की परमिशन से वहाँ पर लेके आते हैं, तो उनकी परमिशन होती है, देन ही हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ये है कि काफ़ी मुश्किलात भी आ जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान। कभी कोई इशू हो जाता है, बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो उसमें कभी कभार हमारी ट्रेनिंग रोकनी भी पड़ती है। बाकी ये है कि जो हमसे भी होता है हम भी स्पोर्ट्स करते हैं, पाकिस्तान रग्बी यूनियन भी करती है हमें स्पोर्ट्स। अच्छा शाज़िया, रग्बी ही को क्यों आपने चुना? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने नहीं देखा कि ना लोगों को इतना जो है शौक है, ना हम गली मोहल्लों में खेलते हुए देखते हैं कि भाई देखा हो आपने किसी को कि शौक पैदा हो गया, टीवी पे देख के शौक पैदा हो गया। तो ये कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ? क्यों रग्बी को चूज किया? बेसिकली और भी तो गेम मैं करती थी, लेकिन यह है कि जब मैं रग्बी में आई ना तो मुझे इसके ना रूल्स रेगुलेशन काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर रिस्पेक्ट काफ़ी दी जाती है। देखने में आए तो ये काफ़ी मतलब कि टैकल गेम है, तो जब देखने वाला होता है वो कहता है हाँ ये पता नहीं नीचे वाले बंदे का क्या हाल होगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर हम जब खेल रहे होते हैं ना तो फुल सेफ होते हैं, हमें इतनी चोट्स वगैरह तो लगती नहीं है। तो जब स्टार्ट में मैंने देखा मेरा भी यही हाल था कि हाय जब हम खेलेंगे इतनी चोट लगेंगी ये वो, लेकिन यह है कि जब वहाँ गए खेला, फुल रूल्स मुझे इसके ज़्यादा अच्छे लगे कि इसमें अगर कोई मिस्टेक करते हैं आप रेफरी से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो आपको येलो या रेड कार्ड मिल सकता है। येलो का ये है कि आप एक मैच के लिए 1 मिनट के लिए बाहर हैं, रेड का फुल टूर्नामेंट के लिए भी आपको बाहर कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया। तो ये रग्बी खेलना आपने सीखा कैसे, किससे सीखा या खुद ही सीखा है? नहीं, बेसिकली आप तो ये जानते हैं कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं सीखते। तो ये है कि हमारे कोच हैं हसन मुख्तियार शाह, तो वो लोधरा में इसकी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उनसे मैंने सीखा और कोचिंग भी मैंने उन्हीं से सीखी। तो ये जो टीम है ये बरतानवी हाई कमीशन के एक प्रोग्राम में भी गई जहां इसने हिस्सा लिया आपकी टीम ने, और ये जो गए आप लोग, कैसा एक्सपीरियंस था और ओवरऑल क्या क्या सीखा उससे? अब रिस्पांस कैसा है, कितनी मोटिवेशन मिली उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद? हमारी ना रग्बी गेम ना 2 टाइप की है, एक टैकल गेम होती है और एक होती है टच गेम। तो हमें फुल मंथ ना ट्रेनिंग दी गई थी टैकल गेम की। तो जब हमारा टूर्नामेंट से ना 2 दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारी टच गेम है, तो वो हमें ना थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि हमने तो टैकल सीखी हुई थी,
टैकल में तो ये होता है कि बंदे को उठा के नीचे गिरा देना है, और टच में होता है जस्ट आपने ना हैंड से टच करना है। तो जब हम वहाँ पर खेलने गए तो वहाँ की मजे की बात ये कि हम उनको फुली ग्रैब कर लेते थे। तो वो कहती टैकलिंग टैकलिंग, मतलब हमारे लिए तो वो टच था, क्योंकि टैकल हमने इतनी हार्ड की हुई थी ट्रेनिंग। तो वो हमें वहाँ पर काफी इंजॉयमेंट मिला, और वहाँ पर सीखने को भी बहुत कुछ मिला, और वहाँ पर मतलब लोगों से मिले। ये था कि हम लो लेवल पर यहाँ पर और गेम्स करते थे, लेकिन हाई लेवल देखा, काफी खुशी हुई। तो ये जब खेलना आपने शुरू किया तो इस खेल में रुकावटें क्या क्या आई, घर वालों ने कितना साथ दिया या नहीं दिया, कहा कि जनाब तुम क्या करने जा रही हो, रग्बी तो कोई खेलता भी नहीं है, और फिर लोधरा जैसे शहर में जहां इतना एक्सपोजर नहीं है चीज़ों के बारे में, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जो मुश्किलात आई उसके बारे में भी ज़रा बताइए। मुश्किलात तो ये आई कि फाइनेंशियली काफ़ी मतलब कि डाउन था, तो उसके अलावा ना मैं और गेम्स करती थी, तो पेरेंट्स की तरफ से ना मुझे ना परमिशन का कोई इशू नहीं था। तो मेरी और मतलब ननियाल में मेरी खाला वगैरह भी खेलती हैं मेरे साथ, तो उसमें कोई मुझे इशू नहीं था। लेकिन ये है कि जैसे और होते हैं लोग, तो वो तो बातें करते थे, घर वालों को सुनाते रहते थे, लेकिन घर वालों ने उनको इग्नोर किया, और हमारे पैशन को सबसे पहले उन्होंने एडमायर किया। चलिए, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? काफ़ी काम तो आप कर चुकी हैं, लेकिन आगे इसको और मज़ीद क्या करना चाहती हैं अपनी फील्ड में या अपने खेल में? आप किस तरह एक्सेल होना चाहती हैं मज़ीद? सबसे पहले तो मैं ये स्कूलिंग में सबसे ज़्यादा एम करवाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके स्कूलिंग में हमने फन सेशन काफ़ी करवाए हैं। तो मैं चाहती हूँ जो हमारी यंग जनरेशन है वो इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करे। तो इससे यह है कि हमारे बैकवर्ड एरिया में जो टैलेंट छुपा हुआ है वो सामने आएगा। कोई पैगाम देना चाहती हैं रग्बी को प्रमोट करने के लिए, या रग्बी कितना अच्छा खेल है पाकिस्तानियों को और ख़वातीन को जो खेलना चाहें? मैं जैसे ये नहीं कहूँगी कि जैसे रग्बी है, चाहे गेम तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि इसमें बेसिकली मेरा खुद कंट्रीब्यूट बहुत है, तो मैं इसको इसलिए प्रमोट करना चाह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी गेम है। तो हम वैसे भी स्टडी के साथ मेंटली भी थोड़ा फिट होना चाहिए, तो ये ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, और ख़वातीन की जो है ना वो बड़ी अच्छी कोशिश है कि जिस तरह शाजिया ने बताया कि खुद एक टीम भी बनाई है, उसको अब कोच भी कर रही हैं और आगे इसको मज़ीद लेके जाना चाहती हैं। शाजिया, आप अपने मकसद में कामयाब हो, अल्लाह ताला आपको इतनी इस्तकामत दे और आप इस तरह से अच्छी अच्छी प्रोसेस देते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकती है, खा कैसे सकते हैं, लगा कैसे सकते हैं, और कितनी जो है ना इसकी अफादियत है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, डॉक्टर उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद है, हर्बलिस्ट है। वेलकम टू द शो उम्मे राहील, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर काशिफ अहमद भी मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, और उसके साथ साथ लाहौर स्टूडियो से डॉक्टर सहर चावला भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आप दोनों भी ठीक हैं। स्ट्रॉबेरी का जो है ना वो अब मौसम आ चुका है, तो उम्मे राहील सबसे ज्यादा, लेकिन पहले न्यूट्रिएंट्स पे ना बात कर लें, सहर से पूछ लेते हैं। तो सहर, सबसे पहले तो ये बताइए कि स्ट्रॉबेरी हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए कितनी फायदेमंद है, और इस छोटी सी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी में क्या क्या छुपा है? अस्सलाम वालेकुम रमशा। सबसे पहले मैं और मेरा चाय का कप आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इट वॉज अ सरप्राइज़ यहाँ पर आके कि आज आपसे लाइव मुलाकात नहीं हो सकी। स्ट्रॉबेरी जो उसकी शेप है, प्यारी सी खूबसूरत सी हार्ट शेप, तो सबसे पहले हम फ़ायदे भी उसकी दिल की बीमारी से रिलेटेड और दिल के फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास स्ट्रॉबेरी में आपके पास एक ग्रुप ऑफ पॉलीफिनॉल्स होते हैं जिनको आप एंथ्रोसायनिन्स कहते हैं और क्वेरसेटिन्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये जो आपकी दिल की रगें होती हैं, जो आर्टरीज की लाइनिंग होती है, इस पर क्लॉट बनने से रोकते हैं, और जो ब्लड की रवानी है, ब्लड की जो सर्कुलेशन है इस पर, उसको फ्लो में रखते हैं, उसको आसान रखते हैं। जब क्लॉट
बनने से रोकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रोक भी प्रिवेंट करते हैं। वहीं पर हम इसके फ़वाइद में आ जाते हैं, जो दिमाग की तरफ इसके फ़वाइद हैं और जो ब्लड प्रेशर में इसके फ़वाइद हैं। जब क्लॉट बनने से प्रिवेंट करेंगे, इसका मतलब है कि रगों में ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर अच्छा है आपके पास। स्ट्रॉबेरी में आपके पास पोटेशियम और मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा और सोडियम की थोड़ी कम होती है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की शिकायत है, उनमें ये बहुत अच्छी है, क्योंकि सोडियम इसमें कम है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। पोटेशियम और मैग्नीशियम की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर चौड़ा हो जाता है, ब्लड जो है आसानी से फ्लो करता है। दिमाग के लिए स्ट्रॉबेरी में स्ट्रोक की बात कर रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इसमें आपके पास आयोडीन होता है, इसमें आपके पास आयरन होता है जो कि दिमाग की एक्टिविटी इंक्रीज करता है, और इसमें आपके पास विटामिन सी होता है। विटामिन सी के फंक्शंस हम हमेशा स्किन के लिए तो बहुत फेमस सुनते हैं, लेकिन विटामिन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाते हैं, यानी वो केमिकल जो आपके ब्रेन के सिग्नल्स को एक नर्व से दूसरी नर्व तक तेजी से ले जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी आपके दिमाग के फंक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है, दिल के साथ साथ। सही। तो जैसे कि अभी सहर भी कह रही हैं डॉक्टर काशिफ, और अभी विटामिन सी भी इसमें मौजूद है, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन सी एक बड़ा फैक्टर है। तो इस वक्त क्योंकि कोरोना के बड़े मसाइल हैं और उसमें आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्ट्रॉबेरी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर काशिफ से भी बात करेंगे। अच्छा उम्मे राहिला, अभी जब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी को खाने के अलावा स्किन के लिए और जो है ना वो बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कैसे? अच्छा देखें, अगर हम बात करें, खाना तो अच्छा है ही हेल्थ के हवाले से, और लगाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपने स्किन की बात की, आपने बालों की बात की, लेकिन ये दांतों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। टीथ वाइटनर के तौर पे स्ट्रॉबेरीज बेस्ट है। अच्छा, स्किन के लिए अगर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो एक ब्राइटनिंग के लिए जैसे कि विटामिन सी मौजूद है, ब्राइटनिंग के लिए, एंटी रिंकल रिंकल्स को या लाइंस को ख़त्म करने के लिए स्ट्रॉबेरी बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। नॉर्मली जो है इसकी स्मूदी बन रही होती है, स्मूदी अगर आप दही के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आपने दही ली है, उसमें स्ट्रॉबेरीज डाली है, ब्लेंड किया है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी में से थोड़ा सा निकाल लीजिए, उसमें हल्का सा हनी ऐड कीजिए, बल्कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि अगर हमने जो है दही लिया है, ठीक है, और एक फेस के लिए स्ट्रॉबेरीज आपने मैश कर लेनी है, स्ट्रॉबेरीज आपने मिक्स की हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा आपने हनी ऐड करना है। सही। और ये आपकी बेस्ट एक फेस पैक बन जाएगा, जो कि आपकी ब्राइटनिंग के लिए भी, आपकी अनइवन स्किन को जो इवन टोन में भी लेके आएगा, एंड जो लाइंस आ रही हैं या रिंकल्स हो रही हैं, प्री मैच्योर एजिंग है, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जस्ट अच्छा, ये लगा के कितनी देर रखें आप? इसको लगाना, क्रीमी पेस्ट है तो ड्राई नहीं होगा ये। इसको लगाना है, हल्का सा मसाज करना है, आधे घंटे के बाद वॉश कर लीजिए, 30 मिनट्स के बाद। 30 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लीजिए, उसके बाद जो है इसका आपको सी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कुछ और करना पड़े। ब्राइटनिंग के लिए, इसके लिए ये आपको बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। और बालों के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, बालों के लिए जो है इसमें सिंपल डैंड्रफ के लिए जो है स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं। अच्छा। डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा एक ग्लॉसी लुक चाहिए होता है कि हमें बालों में थोड़ा सा वो लगाते, सिरम्स लगा रहे हो, ड्राई ना लगे, तो उसमें आपने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बनाया है, इसमें आप थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डाल दें या मीठा सोडा डाल दें। ठीक है। और इसमें दो ही चीज़ें बहुत होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्राईनेस है तो इसमें आप जो है दही ऐड करेंगे, और अगर रफनेस है तो फिर इसमें रोज़मेरी ऑयल ऐड करेंगे। दो चीज़ें, या इनका पूरा अगर पूरा पैक ही बना लेंगे, लेकिन इसमें आपने दही भी ऐड कर लिया, दही तो बहुत इफेक्टिव है बालों के लिए, और रोज़मेरी ऑयल के आपने फ्यू ड्रॉप्स डाले हैं। ये बिल्कुल देखें, बेकिंग पाउडर की वजह से इसमें थोड़ा सा झाग सा बन रहा है। सही। इसको आपने लगाना है, स्कैल्प के अंदर मसाज करना है और एंड्स तक लगाना है। सही। और 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के बाद इसको अपना नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। तो बड़े महंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं, और वो जना वो इतने नरिश तो करते हैं बालों को, लेकिन आप ये होममेड भी बना सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सही। तो सहर, बच्चों को अक्सर कहा जाता है कि जनाब स्ट्रॉबेरी क्योंकि खट्टी हो जाएगी, गला खराब हो जाता है, तो ना दें, तो दे सकते हैं बच्चों को? और फिर क्योंकि टेस्ट भी डेवलप नहीं होता ना, पहले हम देख रहे होते हैं कि आम, केला या दीगर फ्रूट्स तो हम खिला रहे होते हैं, लेकिन गला खराब या दीगर चीज़ों की वजह से स्ट्रॉबेरीज नहीं दे रहे होते, तो बच्चों के लिए देना चाहिए? कौन सी एजेस में दे सकते हैं, किस तरह खिला सकते हैं?
स्ट्रॉबेरी से एसोसिएटेड अच्छी बात ये रमशा कि ये मीठी भी होती है और खट्टी भी होती है, मतलब ये फ्लेवर सम है। एक बार पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी मिथ एसोसिएटेड है खट्टे फलों से लेके, यानी जो थोड़े टैंगी होते हैं कि वो गले के लिए अच्छे नहीं है। एक्चुअली उनका जो ये टैंगी फ्लेवर होते हैं वो विटामिन सी और ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड की वजह से होता है, जो कि एक्चुअली असल में आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो स्ट्रॉबेरी की जो एक सर्विंग होती है, जो एक स्टैंडर्ड सर्विंग होती है, जिसको हम एक न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में 100 ग्राम से डिफाइन करते हैं, उसमें आपके पास सिर्फ 32 कैलोरीज होती हैं और 3 ग्राम ऑफ फाइबर और 12 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये बैलेंस बहुत हेल्दी है और बहुत एनर्जाइजिंग है। बच्चों को आप लो फैट योगर्ट में भी दे सकते हैं, बच्चों को आप स्मूदीज में भी दे सकते हैं, बच्चों को आप आइसक्रीम पर भी दे सकते हैं, बिकॉज वंस इन अ वीक आइसक्रीम इज गुड फॉर चिल्ड्रन, इवन फॉर एडल्ट्स। अच्छा, अब ये जो स्ट्रॉबेरी होती है, जो लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आपकी बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं आपके पास जो वेट लॉस को प्रमोट करते हैं, लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन। जो स्ट्रॉबेरी है आपके पास बॉडी में, वो लेप्टिन और एडिपोनेक्टिन की जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा कर देती है। ये दोनों हार्मोन्स आपके पास बॉडी में चर्बी गालने में भी मदद करते हैं, जो हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है इसको भी स्पीड अप करते हैं, और आपकी जो डाइजेशन है उसको भी रेगुलेट करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में हमारे पास फाइबर है और फाइबर के फवाइद। अभी आपने सहर बताया कि वेट लॉस के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वेट लॉस के लिए तो खवातीन सबसे पहले सुनना चाहती है कि कौन सी चीज इस्तेमाल करें कि वजन कम हो जाए। तो कैसे यूज करें वेट लॉस के लिए स्ट्रॉबेरी को, किस टाइम खाएं, कितनी मिकदार में खाएं? जी, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक अर्ली मॉर्निंग रनर हैं मेरी तरह, आप सुबह उठ के जॉग करते हैं, तो उसके बाद बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने एनर्जी पंच में स्मूदी में 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज रिलैक्स होके डाल लें। और अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग सिर्फ उठने से और तैयार होने से स्टार्ट होती है तो बेटर है कि आप इसको एज अ स्नैक यूज़ करें। आपका एनर्जी पंच भी हो जाएगा ये, और एज अ स्नैक, एज अ फिलर जो है, बिकॉज जिस टाइम दिन में वक्फों में हमें भूख लग रही होती है ना, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारी एडिपोनेक्टिन और लेप्टिन है, ये जो हार्मोन्स जिन्होंने फैट को बर्न करना है, उस टाइम इनकी प्रोडक्शन ज्यादा इजीली तेज हो सकती है। तो अगर आप इसको एज अ स्नैक यूज करेंगे तो भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा वेट लूज करने में, और अगर अर्ली मॉर्निंग दौड़ लगाने के बाद आप यूज करेंगे तब भी इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो भी ये हेल्प करेगा वेट लूज करने में। इम्यूनिटी आपकी इससे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अभी जो हमने एक स्टैंडर्ड सर्विंग की बात की है 100 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरी, उसमें आपके पास ऑरेंज कितना फेमस है विटामिन सी के लिए, ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है। एक दिन की 150% तक रिक्वायरमेंट आपकी विटामिन सी की खाली 100 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉबेरी जो है वो उससे पूरी हो सकती है। आपकी बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो दिफा सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ बनाता है, उसकी प्रोडक्शन को, उस फैक्ट्री को ये ओवरऑल आपके पास तेज़ कर देता है विटामिन सी की वजह से, बिकॉज विटामिन सी आपके पास कोल्ड। और एक कॉलर हमारे साथ है नौरीन लाहौर से, उन्हें शामिल करते हैं। नौरीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल करना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर उम्मे राही से बात करनी है। हेलो जी, आपको सुन रही हैं, कहिए। हेलो, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि बाज़ औक़ात दांतों पे फ्लैक्स लग जाता है, तो स्ट्रॉबेरी से उसको सफाई करने में क्या रोल प्ले करती है, और कोई ऐसी जड़ी बूटी के विदाउट स्केलिंग ये फ्लैक को रिमूव किया जा सके? ठीक है। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि दांतों के ऊपर अक्सर प्लाक लग जाता है, उसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं, क्या स्ट्रॉबेरी से होता है? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखें ज़ाहिर सी बात है उसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन उसके लिए आसान सा हल ये है कि आपने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, उसका सिंपल आपने स्लाइस किया है, उसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाला है और उसको लाइक मसाज जैसे ब्रश करते हैं उससे आपने ब्रशिंग कर ली है, या उसका पल्प बना के उसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, या मीठा सोडा, अगर ज़्यादा है तो मीठा सोडा ऐड कर लें एंड देन ब्रशिंग कर लेंगे। तो दिन में अगर आप 2 दफ़ा भी करते हैं तो आपको फ़ौरन डिफरेंस फील होगा। सही, तो रेगुलर करना। अच्छा, पिंक क्लिप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी, क्योंकि देखने में रेड है तो लगता है कि बस ये रेड कर देती होगी चीज को। आजकल टिंट्स भी आ रहे हैं, लिप टिंट्स, चीक टिंट्स, तो उसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं घर पे। थोड़ा सा इसको ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आपने थोड़ा सा रोज पेटल यूज करना है एंड बीट रूट, चुकंदर, इनका आपने तीनों को ब्लेंड करके लाइक पेस्ट बना के, और उसको जो है आप एज अ लिप टिंट या चीक स्टेन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सही, और परमानेंटली भी इससे जो डार्कनेस होती है वो कम हो सकती है अगर आप इसको लगाएं। देखिए, इसको लगा 2 दफा या वैसे बहुत अच्छा है, इससे कि विटामिन सी मौजूद है। लेकिन जब आप इसको लिप्स के ऊपर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर या तो आप हनी ऐड कर लें या फ्रेश क्रीम थोड़ी सी ऐड कर लें। इन दोनों को मिक्स करके आपका लिप बाम सा बन जाएगा।
और बिल्कुल अच्छी तरह से आप करके उसको लगा ले। इसके अलावा इसमें हल्का हल्का आप देखेंगे ग्रैनुअल्स जो होते हैं बारीक बारीक से स्क्रबिंग आपकी होती है। अगर लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, बहुत ख़राब हो रहे, फटे हुए, तो आपने सिंपल स्ट्रॉबेरी को लेके हाथ से बिल्कुल रगड़ के मैश करके और स्क्रबिंग एक्सफोलिएट हो जाएगा। तो एक कॉलर है हमारे साथ, इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल है आपका इमरान? जी मैंने दो क्वेश्चन। क्या सवाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रॉबेरी का शेक होता है, मतलब दूध में हम इसको ना शेक करते हैं, तो इसके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं? मतलब जिनका मैदे के मसाइल हों ऐसे, उनके लिए बेहतर है। और दूसरा अहम क्वेश्चन ये है कि दूध में हम ये जो वो होता है केसर, लाइक जाफरान, ठीक है, जाफरान को ऐड करें तो क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले सहर बताइएगा कि मैदे के मसाइल के लिए क्या कर सकते हैं, और फिर दूसरी बात है कि स्ट्रॉबेरी शेक कितना जो है फायदेमंद हो सकता है। जी, जब मैदे के मसाइल में अल्सर और तेज़ाबियत एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप मेडिसिन की हिस्ट्री में जाएं तो जब अल्सर के जो ट्रीटमेंट है ना, जब वो डिस्कवर हो रहे थे, तो जब ये एंटासिड्स है, जो पूरा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, जब तक ये नहीं आया था तो मेडिसिन में ये होता था कि दूध की ड्रिप लगाई जाती थी लोगों को। तो दूध तो बहुत अच्छा है इसके लिए। लेकिन स्ट्रॉबेरी की जो कंजम्पशन है, क्योंकि कुछ फूड कॉम्बोज होते हैं जो आपके लिए अलग अलग, कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स हेल्दी होते हैं लेकिन इकट्ठे उनकी अफादियत इतनी अच्छी नहीं होती, उनके डाइजेशन के प्रोसेस में कॉन्ट्राडिक्शन, डिफरेंसेस की वजह से, यानी एक खाना एक तरह से डाइजेस्ट होता है और एक खाना किसी और तरह से, उन दोनों प्रोसेसेस को आपस में मिक्स ही होना चाहिए। तो ये वजह है कि आप वो फूड कॉम्बिनेशंस नहीं बनाते। स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा एनकरेज करती हूँ कि आप दही के साथ बनाएं, वो भी लो फैट योगर्ट के साथ, दूध के साथ ना बनाएं। ठीक है, दही के साथ आप इससे बनाएं क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो अपनी अफादियत है उसमें विटामिन सी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइकोपीन है, लाइकोपीन को भी अभी आगे डिस्कस करते हैं। जो दही है उसमें आपके पास प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स हमने एक बार पहले भी बात की थी, जिससे हमारे पास आंतों में वो बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो हमारे पास बॉडी में वो बैक्टीरिया हैं जो जरूरी भी होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स हैं हमारी बॉडी के उन बैक्टीरिया को, दही के प्रोबायोटिक्स उनकी प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं जो बीमारियों से बचाने के लिए अच्छे हैं। हमारे पास स्ट्रॉबेरी में नेचुरली विटामिन सी है, वो भी हमारे पास एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन, यानी बॉडी का जो दिफा सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप उसका दही के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये एक विन विन सिचुएशन है, यानी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और फिर दही की तासीर भी तेजाबियत कम करने में अच्छी है दूध की तरह, तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, अच्छा जरा जाफरान पे भी बात करेंगे। मैं उम्र राहिल से भी पूछूंगी, जो कॉलर ने सवाल किया था। कुछ और भी कॉलर्स हैं, उनके भी सवाल पहले शामिल करते हैं। वकार हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं? ठीक ठाक है मैडम। मेरा जो है डॉक्टर साहब का क्वेश्चन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम क्या हम स्ट्रॉबेरी को एज ए एपेटाइजर यूज कर सकते हैं? अगर स्ट्रॉबेरी को हम या फिर स्ट्रॉबेरी के हवाले से ये जान सकते हैं कि हम इसको खाने से कितनी देर पहले जो है इसको इस्तेमाल करें, और स्ट्रॉबेरी का जो है वो सोर्स क्या है? ठीक है, स्ट्रॉबेरी सही है। ओके, इस पे बात करते हैं। नासरा भी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम नासरा। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर उमर राहिल से बात करनी है। वालेकुम सलाम, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी उमर राहिल आपको सुन रही है। मेरा ना वेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हेलो जी डॉक्टर, मेरा वेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वजन कम करना चाहती हैं? जी जी। आपकी उम्र क्या है? उमर राहिल से। उम्र आई थिंक 35। ठीक है, अच्छा उम्र राहिल, सबसे पहले इन्हीं का जवाब लेते हैं। नासरा का वजन कम करना चाहती हैं, कैसे कर सकती है? देखिए, वजन कम करने के लिए डाइट कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने फाका नहीं करना है, खाना खाना है, लेकिन प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है। फर्स्ट मंथ के अंदर आपने कार्ब्स जो है ना माइनस कर दीजिए, और जो भी खा रहे हैं, लाइक प्रोटीन है आपका, इस तरह की तमाम चीज़ें लेंगे, जूसेस के ऊपर ज़्यादा रहेंगे, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दाल का सूप है, ये तमाम चीज़ें लेना शुरू करें, और पोर्शंस के अंदर। लेकिन नहीं कि आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, देन लंच एंड डिनर। आपने पोर्शंस में खाना है। वॉक बहुत ज़रूरी है, वॉक एंड एक्सरसाइज,
ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सही। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपके कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपका कोई ना कोई इशू है, तो थायराइड हो गया या PCOS है, तो ये लाजमी चेक कराएं। बिल्कुल ठीक है, तो कंसल्टेशन भी जरूरी होती है। बिल्कुल हम इस पॉइंट पे यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बाकी कॉलर्स के जवाब भी लेंगे और इसी भी बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरी है तो देखने में बहुत छोटी सी, लेकिन इसके बड़े बड़े फायदे हैं। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो वेलकम बैक। डॉक्टर काशिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। देर आए दुरुस्त आए। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कहूँ कॉलर्स के फोन्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक सवाल पूछता हूँ और जो पहला कॉलर जवाब देगा उसको मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा। क्या ख्याल है? तो सवाल बहुत आसान है कि स्ट्रॉबेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे नहीं आता जवाब। तो ये सबके लिए सवाल है, मुझे ही मिल जाती है। नहीं, आपको तो वैसे ही मिल जाएगी, डोंट वरी। अच्छा जी, तो कॉलर फिर जवाब बताएं भाई, जिसको पता स्ट्रॉबेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? वाह जबरदस्त। कैसे आप ये आइडियाज कैसे लेकर आते हैं? थोड़ा दिमाग चलाता हूँ मैं। ज्यादा ही चलाते हैं आप तो, मुझे लगता है। अच्छा जी, आज स्ट्रॉबेरी के बारे में आप अपने स्टाइल में हमें क्या बता रहे हैं? स्ट्रॉबेरी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन होती है। सबसे बड़ी बात है विटामिन C 71% है, बहुत हाई लेवल पर है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ ब्लड शुगर लेवल जो बहुत बड़ा मसला है, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं शुगर हाई, शुगर लो होती है, उसको ठीक करता है। कैंसर को फाइट करने में हेल्प करता है। साथ साथ इम्यूनिटी जो आजकल हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, वायरसेस ने चल रहे हैं कोरोना के लिए, तो आपको पता है सबसे पहले हमें इम्यूनिटी जो अपनी कुव्वत मदाफियत है वो इम्प्रूव करनी है। साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है ये। जी, अच्छी बात है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। आइज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वेट लॉस में भी हेल्प करता है और हमारे स्किन स्पेशलिस्ट के लिहाज से स्किन ग्लो के लिए बहुत अच्छा है और बालों के लिए सही, और लिप्स पे लगाने से बहुत फायदा होता है। ठीक, तो हमने जरा कुछ मेराहिल साहब से भी पूछी है चीजें, तो अभी कुछ कॉलर्स थे पहले उनका भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि वो फिर नाराज ना हो जाए कि भाई इतने सारे सवाल थे। तो जाफरान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में और कितना फायदा है इसका? ओके अच्छा, ज़ाफ़रान जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। ज़ाफ़रान अगर दूध में इस्तेमाल करना है तो गर्म दूध में इस्तेमाल होगा। गर्म दूध का 1 कप आप ले लीजिए, 1 गिलास ले लीजिए। अच्छा, उसमें से जिसे हम कहते हैं ना कि रेशा, एक बिल्कुल आपने चुटकी पर तो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो एक रेशा होता है, तो जस्ट आपने 1 से 2 रेशे उठा के दूध में डालना है। बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि बलगम निकालने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, कंजेशन को क्लियर करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो ज़्यादा खाना ज़्यादा पीना मुनासिब नहीं है। गर्म दूध में इस्तेमाल करेंगे, मौसम चेंज हो चुका है तो उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रेगनेंट औरतें बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर काशिफ, स्ट्रॉबेरी को एज एपिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, और फिर खाने मतलब कौन कौन से वक्त में खा लेना चाहिए? खाने के बाद, खाने से पहले, आधा घंटा पहले, कब? आइडियली ये आपको खाने के साथ खाना चाहिए, बिल्कुल खाना खत्म करते ही, और कोशिश करें कि सुबह के टाइम पे ज्यादा खाएं, ठीक है ना, बिकॉज बहुत लेट नाइट खाने से आपका वेट गेन होता है। तो कोशिश करें 9 o'clock के बाद, रात को 9 जब बज जाते हैं ना, उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्पेशली जो 25 एंड अबव हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि आप कोशिश करें कि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सेसिव ना खाएं, ठीक है ना। लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी होती है, यू नो, अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो वो वेट गेन कर सकता है। सही। एक चीज बता दूं कि स्ट्रॉबेरी के अंदर एलर्जीज बहुत कॉमन है। अच्छा। अगर किसी को एलर्जी है तो वो कतई स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल ना करे, ये ख्याल रखें। अब ये पता कैसे चलेगा, इस पर भी बात करते हैं। कॉलर पहले ले लेते हैं। सायमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सायमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रमशा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सायमा, क्या सवाल है आपका? जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी को तूते फरंगी कहते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रही है इन्होंने, तूते फरंगी, बिल्कुल सही कह रही है। मैंने पूरा इसका बनाया हुआ है, तूते फरंगी इसको बोलते हैं उर्दू में। वेरी गुड। और फ्रेंच में फ्रियोस बोलते हैं, इटालियन में फ्रिगोला बोलते हैं, स्पेनिश में फ्रेसी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही आपका जवाब। आपके लिए मेरी तरफ से एक कंसल्टेशन फ्री है, और तूते फरंगी इसका नाम है उर्दू में जो बोलते हैं। चलें, तो फिर सायमा के जो है ना वो कांटेक्ट नंबर ले लें प्लीज, और ताकि जो है वो डॉक्टर काशिफ से वो फ्री कंसल्टेशन भी ले सकती हैं, जो भी उन्हें मसाइल है वो पूछ सकती हैं। सो जबरदस्त। अच्छा जी सहर, हम बात कर रहे थे जैसे कि आपने लाइकोपीन का जिक्र किया था, कुछ बता रही थी आप, जरा बताइए क्या है वो, और जो है ना स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, यकीनन क्या फवाइद हैं उसके?
जी, लाइकोपीन हमारे पास एक पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे पास जो स्किन डैमेजिंग केमिकल्स हैं उनके अगेंस्ट जो है वो एक्ट करता है, उनके अगेंस्ट जो है वो फंक्शन करता है। स्ट्रॉबेरी से एसोसिएटेड लाइकोपीन का स्किन में ये फंक्शन है कि इसका बहुत पॉपुलर एंटी एजिंग इफेक्ट है, यानी फाइन लाइंस को, स्किन की रिंकलिंग को, स्किन की सैगिंग को उसको रोकता है। इसके अलावा थोड़े से न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन के स्ट्रॉबेरी के हवाले से जो स्किन में फ़वाइद मैं बात करना चाहूँगी। स्ट्रॉबेरी में आपके पास विटामिन सी तो रिस्पॉन्सिबल है जो आपकी स्किन के टोन को, कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करता है। उसके अलावा इसमें आपके पास सैलिसाइलिक एसिड होता है। आपके जो डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, यानी कहीं कहीं पर दाग धब्बे ज्यादा हैं, इवन के जो आपके ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, जो एक्ने का प्रॉब्लम है, सैलिसाइलिक एसिड उन सब का हल है। बालों के लिए मॉइस्चर और लस्टर प्रोवाइड करने के साथ साथ स्ट्रॉबेरी में आपके पास मैग्नीशियम होता है। एक तरफ हमने बात की कि जो मैग्नीशियम है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर रहा है, ब्लड को आसानी से फ्लो कर रहा है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रहा है। मैग्नीशियम जो है वो फंगस वाले डैंड्रफ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो सबसे पॉपुलर और कॉमन है वो फंगल कॉज होता है। फंगस वाले डैंड्रफ का बहुत अच्छा इलाज है। स्ट्रॉबेरी में आपके पास फोलेट यानी आयरन होता है जो कि आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, और फोलेट जो है वो स्प्लिट एंड्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में आपके पास सिलिका होता है, जो सिलिका है वो बाल्डनेस का बहुत अच्छा इलाज है, वो बालों को जो है वो जड़ों से उगाता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में आपके पास होते हैं मैलेट एस्टर्स। जो मैलेट एस्टर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और दिल के लिए तो बहुत अच्छे हैं कि वो ब्लड क्लॉट नहीं बनने देते हैं। उसके अलावा यही मैलेट एस्टर्स और मैलिक एसिड, जैसे उम्मे राहिल बात कर रही थी, दांतों की वाइटनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये मैलिक करता क्या है? बेसिकली ये एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये है कि ये दांतों की जो डिस्कलरेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं। इसको यही आप बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं। वो एक कॉलर थी, मोस्ट प्रॉब्ली उनका नाम नसरीन था। नसरीन को मैं कहना चाहूंगी, नसरीन प्लाक जो रिमूव होगा वो डेंटल ट्रीटमेंट से रिमूव होगा। जो दांतों की डिस्कलरेशन है, हफ्ते में एक बार अगर आप स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बेकिंग सोडा के साथ बना लेती हैं, एक बार से ज्यादा नहीं, ये आपके दांतों को नुकसान कर सकता है, तो ये दांतों की डिस्कलरेशन को ठीक कर सकते हैं, एज एन एस्ट्रिंजेंट एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब शहर ने भी आपको एक तरह से फ्री कंसल्टेशन दे दी है, क्योंकि ये मैडम जो है वो डेंटिस्ट भी हैं साथ साथ, तो अंदर से एकदम से न्यूट्रिशन के बाद डेंटिस्ट भी आता है तो जो है ना वो शहर ऐसे ही नहीं, बड़ी अच्छा जो है ना वो आपने बताया उनको। और अभी उम्मे राहिल भी यही कह रही थी कि भाई आप कर सकते हैं साहब, और बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस नजर आता है। हबीब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हबीब, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैडम, शोरगुल से बात कर रहा हूँ मैं। सर काशिफ साहब से ये पूछना था, मेरी मिसेज की घुटनों में तकलीफ रहती है, तो इसको किस तरह यूज करना चाहिए? स्ट्रॉबेरी को दूध के साथ अगर हम यूज करें तो दूध जो है मोटा करता है, तो इसके अलावा भी किस तरह के यूज हैं वो हमें बता दें। ठीक है, घुटनों के दर्द के लिए मिसबा की भी कॉल शामिल कर लेते पहले। जी मिसबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिंशा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जो है ना कुछ लोगों को फ्रूट इतना ज्यादा अच्छे नहीं लगते, तो आप इस बारे में क्या, किस तरह से हम खाएं, कैसे हम अपने अंदर जो है ना ये बिल्ड करें? अच्छा, दोनों सवाल बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। पहला सवाल का ये कि घुटनों के दर्द के लिए ऑफ कोर्स इनको स्ट्रॉबेरी को लो फैट दही के साथ खाना चाहिए, ठीक है, खाने के साथ अपनी आदत बना लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ दूसरा जो सवाल था कि अगर जिनको नहीं पसंद तो वो जूस बना के पी लें, जूस को या स्मूदी करके, या क्योंकि आपका बेसिकली कि इनटेक ऑफ आपको स्ट्रॉबेरी हो, स्ट्रॉबेरी के तो मिल्क शेक्स इतने मज़े के आते हैं, स्ट्रॉबेरी की स्मूदीज इतनी अच्छी बनती हैं, तो आप उसको चेंज करते हो उसका फॉर्म। अगर आपको एज फल नहीं पसंद है तो आप उसको डायरेक्टली उसको उस तरह चेंज करके खा सकते हैं, लेकिन उसको खाएं ज़रूर। ये जो इस मौसम में अभी भी आया हुआ है तो ये आपको बहुत हेल्प करता है आपके न्यूट्रिशन को, ठीक है। साथ साथ चूंकि खूबसूरती की बात हो रही है तो आपको गुलाबी फेस वॉश बनाना सिखाता हूँ जो आप घर बैठे बना सकते हैं, वो भी स्ट्रॉबेरी से, गुलाबी फेस वॉश, ठीक है। गुलाबी फेस वॉश में गाफलाम से है गुलाब का रस, ये आप एक आधा चमचा लीजिएगा, ये ख्याल रखिएगा जितना मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ उतनी क्वांटिटी रखिए, ठीक है। एक से है अलिफ से है स्ट्रॉबेरी का रस आधा चम्मच, बे से है बेसन ये भी आधा चम्मच, और ये से योगर्ट जो कि दही है आधा चम्मच मिला के चारों को, गुलाब का रस, स्ट्रॉबेरी का रस, बेसन और योगर्ट, इसको मिक्स करके आप रात में अपने पूरे स्किन पे, लेकिन पैच टेस्टिंग ज़रूर करें, कान के पीछे अपने इसको लगा के देखें, अगर लाली खारिश या जलन हो रही है तो नहीं यूज़ कीजिएगा, अमूमन नहीं होती, लेकिन हमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए, और इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी।
तो कोई भी रिस्क नहीं ले, ठीक है। साथ अगर आप चाहें तो फॉलिक एसिड सुबह शाम खा सकते हो, इवनिंग प्रिमरोज, ये आपकी स्किन की नशोनुमा करेगा। अच्छा, फेस वॉश जो है इसको आप लगा के 5-10 मिनट छोड़ दीजिए और फिर प्लेन वाटर से वॉश करके आप सो सकते हैं। इसका सबसे खासियत ये है कि आपकी एंटी एजिंग भी करेगा, एक बहुत फ्रेशनेस वाला लुक देगा, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं लगाना है आपको, प्लेन वाटर से वॉश करके आप सो जाएं तो आपको अच्छा रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अकील एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अकील। जी वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे चेहरे पर बहुत ही कील छाई हैं, तो आप कुछ ऐसी जो है ना बता दें, कोई ऐसा मिक्सचर जो चेहरे पर लगाने से कील छाइयाँ खत्म हो सके। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर मेराहिल ही बताएंगी, बताइए। देखिए अभी ब्लैक हेड्स की तो बात है, कील जैसे कह रहे हैं या एक्नी हो जाती है, छाइयाँ जो है पिगमेंटेशन, उसमें डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और स्ट्रॉबेरी जो है खाना चाहिए, सिर्फ लगाना नहीं, खाना भी चाहिए। खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन को क्लियर करने के लिए, और साथ साथ फिर आप लगाएं, मतलब 80% खाना काम करेगा, 20% लगाना काम करेगा। तो सिर्फ लगाने पे फोकस ना करें, खाना शुरू कर दीजिए। साथ में आपने शहद लेना है, एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपने मिलाना है हल्दी को, तीनों का पेस्ट बनाइए, पिगमेंटेशन के ऊपर लगाएं, आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। लेकिन ये काफ़ी अरसे इस्तेमाल करना होगा कि आपकी पिगमेंटेशन आई क्यों है, धूप की वजह से है, आपके ब्लड की कोई इम्प्योरिटी उसकी वजह से, लिवर की वजह से, या कोई और वजह है। एक और कॉलर है शुएब। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम। जी शुएब, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि स्ट्रॉबेरी जो आप लोग बता रहे हैं, स्ट्रॉबेरी जो है ना, किडनी जो मरीज होते हैं किडनी की गुर्दों की, उसके लिए मुफीद है, फायदा है, क्या फायदे हैं उसके लिए? ठीक है, सहर किडनी पेशेंट्स के लिए जी स्ट्रॉबेरी के जब हम हर चीज़ के जो फ़वाइद होते हैं, और एक बड़ा कॉमन मुहावरा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, स्ट्रॉबेरी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कंजम्पशन करते हैं, अगर आप बहुत क्रॉनिकली ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम 100 ग्राम से ज़्यादा डेली ले रहे हैं, तो एक तो आपको एलर्जीज और एस्थमा और नोजिया, और दूसरा कि ये स्टोन्स की जो डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑक्जेलिक एसिड होता है, और आपके पास एक टाइप ऑफ स्टोन्स होते हैं किडनी में जिसको आप ऑक्जेलेट स्टोन्स कहते हैं। तो जिनको किडनी के स्टोन्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है ये, बल्कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसकी कंजम्पशन ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी स्टोन्स हैं तो आप विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी कंजम्पशन थोड़ी अवॉइड करें। सही। तो सहर ये 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज कितनी होती हैं? 6-7 है, 4-5 है? 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज होती हैं रमशा 100 ग्राम्स, which are very safe, और इसमें से 32 कैलोरीज होती है। ठीक है, आपने जिक्र आपने जिक्र किया था आइस का, कि आइस को जो लिए बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी है। इसके अंदर विटामिन होते हैं, विटामिन ए बहुत होता है, विटामिन सी भी आपके आइस के लिए और विजन के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हम अक्सर जब चेहरे की बात करते हैं, एक केस बड़ा मेरे पास आता है और बड़े लोग परेशान होते हैं कि लिप्स डार्क हैं, लिप्स ब्लैक हैं, तो लोग कहते हैं कि ये भी एक हार्मोनल डिसबैलेंस का है। तो इसके लिए आपको बेस्ट स्ट्रॉबेरी लिप्स की तरह आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आप यूज कर सकते हैं, बेस्ट इसका नाम है BEST, आप घर बैठे बना सकती हैं। ये B से B2 जो कि चुकंदर का जूस है 1 चम्मच, ईव प्रो कैप्सूल या कोई भी इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल्स 2 इसमें ऐड कीजिए, ठीक है, इसका लिक्विड। और S से ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी जूस है 1 चम्मच, और T से टोमेटो पेस्ट 1 चम्मच। आप देखिए चारों चीजें ऐसी हैं जो आपके लिप्स को बहुत ज्यादा क्लियर करेगी, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आते हैं, मेल्स भी आते हैं कि वो स्मोकर्स भी नहीं होते, फिर भी लिप्स डार्क होते हैं। तो उनको पहले तो ये कि उनको हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन साथ साथ वो सब सही निकलता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, चारों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको इवनिंग प्रिमरोज भी आपको कहीं से ही मिल जाएगा, ईकॉस के नाम से है, एरी रोज के नाम से, ईपो प्लस के नाम से, और ये आपने लिप्स पे लगाइए, आपके लिप्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। एक और कॉलर है आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल डॉक्टर सहर से है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्रॉबेरी डायबिटीज में इस्तेमाल की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो किस क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है जी सहर, फॉर डायबिटीज और कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं? जी स्ट्रॉबेरी जो है वो डायबिटीज के लिए ब्लेसिंग है। स्ट्रॉबेरी में आपके पास एक कंपाउंड होता है एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड क्या करता है कि जो भी आप ये कार्बोहाइड्रेट फूड्स की कंजम्पशन लेते हैं, जो स्टार्ची फूड्स होते हैं, उसकी डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है।
अब जब उससे उसकी डाइजेशन के प्रोसेस को, क्योंकि कार्ब्स तो लेना है, जिंदा तो रहना है, बॉडी की फैक्ट्री का फ्यूल है कार्बोहाइड्रेट। अब जब स्टार्च की जो डाइजेशन है, हाजमा है, वो आपके पास स्लो हो गया, तो इसका मतलब है कि शुगर जो है वो ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होगा। डायबिटीज की मेन शिकायत क्या है कि ब्लड में शुगर ज्यादा है। जब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो आपको रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। हमारे पास स्ट्रॉबेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 40। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 तक होता है, वो शुगर के पेशेंट्स के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है और रहमत है। इसका मतलब है कि ये भी आपके पास ब्लड शुगर इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करेगा। स्ट्रॉबेरी में 100 ग्राम में हमारे पास 3 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर भी हमारे पास जो है वो ब्लड शुगर की रेगुलेशन में मदद करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करता है। याद रहे कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली हो जाती है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होने की। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में आपके पास एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको आप कहते हैं पेक्टिन, जो कि खास तौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल को टारगेट करता है और उसके लेवल्स नीचे करता है और आपके पास ब्लड शुगर की रेगुलेशन करता है। रिलैक्स होकर दिन में आप 12-13 स्ट्रॉबेरीज खाएं अगर आपको डायबिटीज है। जी, आप कुछ सजेस्ट करती हैं मजीद स्ट्रॉबेरी के लिए कि किस तरह से इस्तेमाल करें? सहर ने बड़ी डिटेल में हर चीज़ बताई है, और कि आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो वो लाजमी इस्तेमाल करें। मतलब उसमें ये ना करें कि हम खाएंगे तो गला ख़राब हो जाएगा, जब अल्लाह ने उतारा तो कुछ सोच के ही उतारा होगा, तो यकीनन आपका गला ख़राब नहीं होगा। अलबत्ता कोई इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें और बच्चों को शुरू से आदत डालें। बिल्कुल, बच्चों को जब आप शुरू से इंट्रोड्यूस करेंगे ना हर चीज़, वो चाहे गंद करें चाहे गिराएं, तो हम अवॉइड करते नहीं गंदा कर देगा, गिरा देगा, जूस लगा लेगा, कपड़े खराब, तो ऐसा ना करें, डरे मत। बच्चों को हर फल इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे आगे जाके जो सवाल आ रहे थे ना कि फ्रूट्स में मजा नहीं आता खाने में, तो फिर बड़े होकर आपकी आदत ही नहीं बनती। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर उम्मे राही, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ थे, डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना रखिए, अच्छा खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के पास। सुबह सवेरे पाकिस्तान।